जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं 23 और 24 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू से संबंधित होता है और इसमें पूरा हिंदी में भी होता है। आज हम लोग देखिए इसमें देखने वाले हैं डेली मैप प्रैक्टिस, उसके बाद से ये टारगेट रेंज अप्रोच, उसके बाद हम लोग नवीन स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी देखेंगे, फिर वेस्ट टू वेल्थ मिशन देखेंगे और टोमेटोनॉमिक्स क्या है, ये सब करंट अफेयर्स में है। प्रवर्तन निदेशालय, इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़े थे, लेकिन ये लगातार न्यूज में है, इसलिए हम लोग को इसको भी देखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, आप सभी से मैं अभी एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा पर्सनल थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से वीडियो आज थोड़ा मैनेज कर लेंगे, मैं नहीं बना पाया उस तरीके से। तो हो सकता है अगर मैं कल नहीं बना पाऊँ वीडियो, तो मैं अगले दिन सारी चीज़ों को, जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को मैं कवर करूँगा। कोई भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा, थोड़ा सा आप साथ देंगे, थोड़ा धैर्य बना करके रखेंगे। मैं पूरा हर चीज़ को, जो भी छूटता है ना, अभी जैसे छूटा हुआ है, कल का अगर छूट जाएगा तो मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, भरोसा रखेंगे, ठीक है। देखिए अभी जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सीरियसली ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैं देखिए क्या होता है कि मैं हड़बड़ी में बना सकता हूँ वीडियो, लेकिन मैं वैसा अंदर से इच्छा नहीं करता है। अगर कोई भी काम ये कर रहा हूँ तो उसको अच्छे से करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी मैं ये सब चीज़ें बता नहीं पाया था, आप लोग लगातार इंतजार में लगे होंगे कि अभी तक वीडियो नहीं आया करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आता है तो अच्छा रहता है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए मैं सही समय पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा कोशिश में लगा हूँ। आप लोगों का जितना भी करंट अफेयर्स है वो स्किप नहीं होगा, बस आप लोग इतना भरोसा रखिएगा। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग को आज क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें हम लोग डेली मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे पर्शियन गल्फ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग मैप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसी तरीके से प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। इससे पहले मैं रेड सी के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, तो आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पर्शियन गल्फ है इससे कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको फटाफट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लैपटॉप में भी, सिस्टम में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए भी काम करते नहीं बन रहा है। तो सारी चीज़ों को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये पर्शियन गल्फ का, तो आप अगर इधर दक्षिण पूर्वी साइड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आपको यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो ये यूएई देखेंगे, और यूएई का भी एक मामला चल रहा है न्यूज में। मामला कुछ नहीं है, हम लोगों के साथ एक रिलेशन जो है, हम लोग जो, मैं इससे पहले आपको पढ़ाया था मुद्रा का, हम लोग एक, हमारे जो रुपया है ना, रुपये को हम लोग चाह रहे हैं कि एक वैश्वीकरण, जितना भी हम लोग मार्केटिंग जो कर रहे हैं ना, लगातार जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपने रुपए में भी व्यापार करें। तो एक समझौता इसके साथ हो रहा है, काफी अच्छे से मैं बताया था, अभी भी न्यूज में लगातार चल रहा है। तो उसको भी मैं अगले बार, इसको मैं फिर से एक बार बताऊंगा, क्योंकि ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसको हम लोग को देखना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कतर है, कतर भी आप देख रहे हैं कि ये पर्शियन गल्फ में है, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे ये बहरैन, बहरैन को भी देख रहे हैं, ये पूरा, ठीक है। पारस की खाड़ी भी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो ये इसके अंतर्गत ये भी आता है। उसके बाद से आप ये देखेंगे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया इसी के अंतर्गत आ रहा है। उसके बाद से है कुवैत, कुवैत के बाद से इराक, ठीक है, और इराक के बाद से ईरान। तो ये सभी जो हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि पर्शियन गल्फ को यहाँ पे टच करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग ओमान को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे एक प्रायद्वीप क्षेत्र है वो क्या है, थोड़ा सा विवादित है, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहता हूँ सब चीज़ों को। आप अगर इतने पॉइंट्स को याद रखते हैं, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इतने को अगर आप कंफर्म रखते हैं ना याद, तो आपको फिर बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों का बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए कि यहाँ पे जो है ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो ये वाला जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान
को जो है यहाँ से ये जोड़ने का काम करती है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, तो ये दोनों को जोड़ने का काम करती है, तो ये बीच में है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोग अभी इतना ध्यान रखेंगे इसमें, और थोड़ा सा हम लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं पहला इसमें करंट अफेयर्स में टारगेट रेंज अप्रोच। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देखिए अभी न्यूज में है कि वित्त ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान वैश्विक निश्चितताओं को देखते हुए निर्यात लक्ष्यों की घोषणा के साथ टारगेट रेंज अप्रोच जो है ये लोग अपनाने का निर्णय लिए। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये 2023-24 के लिए एक प्लान बनाया गया है। ठीक है, कि हम लोग अपना निर्यात को किस तरीके से बेहतर करें, किस तरीके से बढ़ाएं। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको सबसे पहला अगर प्रश्न आता है कि टारगेट रेंज अप्रोच किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आप उसका बेसिक चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसको हम लोग समझते हैं और इसको काफी डिटेलिंग में मैं इसको समझाऊंगा क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे पॉइंट भी है इसमें कि सरकार अभी क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, क्या योजनाएं हैं हमारी इकोनॉमी या निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो ये काफी अच्छा एक हमारे पास पॉइंट रहेगा। देखिए टारगेट रेंज अप्रोच जो है इसके 4 प्रमुख मापदंड है। ठीक है, ये अपना उसका लक्ष्य है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है गवर्नमेंट काम कर रही है। देखिए पहला यहाँ पे देखेंगे कि वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का समग्र लक्ष्य ये रखा गया है। इसमें देखिए भारत की नई वैश्विक व्यापार नीति 2023 के अनुसार 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निर्यात करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये एक लक्ष्य है, पहला पॉइंट। उसके आगे देखते हैं अब। देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात अनुपात जो है उसको यहाँ पे देखिए बढ़ाना है। देश की निर्यात की क्षमता का आकलन करने के लिए भारत के निर्यात से जीडीपी अनुपात का आकलन किया जाएगा। उसके बाद से तीसरा देखिए पिछले वर्ष की वृद्धि प्रवृत्ति। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे भारत के व्यापार प्रदर्शन को समझने और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित पर विचार करने के लिए निर्यात में पिछले विकास रुझानों का भी इसमें विश्लेषण किया जाएगा। तो ये तीसरे नंबर पे ये टारगेट है। फिर चौथा इनका है निगरानी तंत्र, मतलब एक यहाँ पे एक तंत्र बनाएंगे कि जहाँ पे एक प्राधिकरण जैसा रहेगा कि वहां पे वो लोग जो है हमारा निर्यात किस तरीके से हो रहा है उसका भी विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो इसमें वही बातें हैं। देखिए आगे वाणिज्य विभाग हर महीने निर्यात प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक निश्चित संख्या का उपयोग करेगा। यह निगरानी तंत्र प्रगति की समय पर जानकारी प्रदान करेगा और यदि जरूरी हो तो आवश्यक समायोजन में मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं निर्यात को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम लोग अगर निर्यात को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा। ये एक अलग से क्वेश्चन भी बनता है कि निर्यात को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो उन कारकों को भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। देखिए निर्यात को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब ये होता है कि ये प्रभावित कर सकता है, मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से प्रभावित करता है। ठीक है, केवल नेगेटिव नहीं देख सकते, केवल पॉजिटिव नहीं देख सकते। जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल के समझाता हूँ। अभी जैसे वैश्विक तेल की कीमतें, ठीक है, आप अगर सोचिए कि अगर हम लोगों को विदेश से तेल यहाँ से मंगाना है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे तेल का कीमत बढ़ जाएगा तो हम लोग कितना मंगाएंगे? हम लोग मंगाना कम कर देंगे, कीमत बढ़ गया है। वही अगर कम हो गया तो कम होगा तो हम लोग ज्यादा मंगाएंगे, उसका ज्यादा यूज करेंगे। जो भी और देश हैं वो लोग ज्यादा मंगाएंगे। तो प्रभावित करने का मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से लेकर के चलेंगे ताकि आप जब भी आपसे जिस तरीके से पूछा जाए, देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे नकारात्मक अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप वैसा भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पूछा जाए तो पॉजिटिव भी आंसर दे सकते हैं। तो वैश्विक तेल की कीमतें, ठीक है, इसमें देखिए डाटा भी है। बाकी आपको मेन यहाँ पे ये सब चीजें पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली तिमाही में पेट्रोलियम निर्यात में 33.2% की यहाँ पे भारी गिरावट देखी गई है। ठीक है, तो ये एक प्रभावित करती है। दूसरा बाह्य कारक, तो यहाँ पे बाह्य कारक के अंतर्गत आप देखते हैं
तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये WTO का 2023 में धीमी वैश्विक व्यापार वृद्धि का यहाँ पे पूर्वानुमान भारत के निर्यात दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके कारण से भी वैश्विक व्यापार संगठन जो है WTO, तो इसके कारण से भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग को प्रभावित करने वाले कारक हुए। देखिए इसमें और भी चीजें हैं कि जैसे सरकार की एक व्यापक लक्ष्य, ठीक है, तो अगर सरकार जिस तरीके से लक्ष्य रख करके चलती है, उस तरीके से काम करती है, तो उससे भी निर्यात पे प्रभाव पड़ता है। जैसे उसकी नीति रहेगी सरकार की, उसी हिसाब से आप निर्यात कर पाते हैं, तो यहाँ पे ये भी एक प्रभावित करता है। ठीक है, नई विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्यात के लिए भारत का व्यापक उद्देश्य वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करना है। तो ये एक लक्ष्य है। तो अब ये लक्ष्य अगर टारगेट है अपने पास, तो हम लोग क्या है उसी की दिशा में काम करते हैं। तो उस हिसाब से फिर हम लोग का जो ये प्रभाव पड़ता है, ये अलग तरीके से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी जो है गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है तो वो भी एक क्या करती है, निर्यात को प्रभावित करती है। अब देखिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि हम लोग जो है कौन कौन सी वस्तुएं ज्यादा निर्यात करते हैं। निर्यात का मतलब समझ गया ना, अपने देश से बाहर भेजना। ठीक है, आयात मतलब मंगाना। तो निर्यात वस्तुएं हम लोग यहाँ पे क्या क्या निर्यात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंजीनियरिंग वस्तुएं। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इंजीनियरिंग वस्तु जो है उनको हम लोग देखिए यहाँ पे इनमें वित्त वर्ष 2012 में 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात के साथ 50% की वृद्धि यहाँ पे हम लोग किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आप देखेंगे बाकी लोगों में भी आप देखिएगा कि ये जो है इंजीनियरिंग वस्तुएं जो हैं ये हम लोग बहुत ज़्यादा निर्यात पे हम लोग इसका ज़्यादा निर्यात करते हैं, तो सर्वाधिक इसमें आएगा। अभी और देखते हैं, शायद कुछ और भी इसमें बातें पता चले। कृषि उत्पाद, तो महामारी के बीच में भोजन की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए सरकार के दबाव में कृषि निर्यात में भी वृद्धि हुई है। यहाँ पे देखिए 9.65 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का चावल निर्यात करता है, जो कृषि वस्तुओं में सबसे अधिक है। मतलब जो चावल का जो निर्यात है ना, वो हम लोग कृषि के जो वस्तुएं हैं उनमें सबसे ज्यादा हम लोग चावल का निर्यात करते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए कपड़ा और परिधान। भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात जो है वित्त वर्ष 2012 में 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है, जो प्रत्येक वर्ष के आधार पर 41% की यहाँ पे वृद्धि है। देखिए ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट को अगर आप याद नहीं रखें तो भी चलेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है परसेंट जो है उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप फार्मास्यूटिकल्स यानी कि ड्रग्स, जो दवाइयाँ हैं उनको यहाँ पे भारत की मात्रा के हिसाब से दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा भारत। ठीक है, और जैनिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। तो ये काफी अच्छा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से भारत अमेरिकी जेनरिक दवा मांग का 50% से अधिक, अमेरिका में जेनरिक मांग का लगभग 40% और यूके में सभी दवाओं की 25% यहाँ पे हिस्सेदारी की आपूर्ति करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको पूरा अगर अच्छे से समझें इसको, तो एक पॉइंट जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान में रखेंगे कि निर्यात की वस्तुओं में हम लोग सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग जो वस्तुएं हैं उनको निर्यात करते हैं, और दूसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कपड़ा और परिधान। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखते हैं आप जितने भी दवाइयाँ वगैरह हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा भारत। ठीक है, और जैनिक दवाओं में सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये एक यहाँ पे एक नए तरीके का प्रौद्योगिकी है। तो ये हमारे जो इन्वायरमेंट सेक्शन है ना, उसके लिए हमारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ पे, और ये अभी न्यूज़ में भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ये एक जो स्टील जो है ना, स्टील में आपको शायद मैं पहले पढ़ाया हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी निकलता है। तो उस पॉल्यूशन जो है, इससे पॉल्यूशन मतलब होता है, तो इसके जितने भी जो एक
मतलब वेस्टेज जो होते हैं ना, उनका अगर हम लोग परफेक्टली यूज करें तो हम लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसके लिए हम लोग अपना जो है एक तरीके से उसका यूज भी कर लेंगे और अपना इन्वायरमेंट जो है उसको भी हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन से। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग एक नए तरीके से इसको प्रौद्योगिकी यहाँ पे लेकर के आए हैं कि इसका जितना भी वेस्टेज रहेगा ना उसका हम लोग एक रोड भी बना सकते हैं। तो उसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे है, ठीक है, इसको देखिए अच्छे समझिए, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ठीक है, नई दिल्ली के द्वारा इस्पात मंत्रालय और प्रमुख इस्पात विनिर्माण कंपनियों के सहयोग से विकसित नवीन स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी वेस्ट टू वेल्थ। ये वेस्ट टू वेल्थ क्या है मैं अभी बताऊंगा। ये एक मिशन है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कि दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। यह तकनीक सड़क निर्माण में क्रांति के साथ स्टील स्लैग कचरे की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कर रही है। आगे देखिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है। तो स्टील स्लैग प्रौद्योगिकी तकनीक अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए स्टील स्लैग और स्टील उत्पादन में के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग करने की एक नवीन विधि है। प्रौद्योगिकी में अशुद्धियों और धातु सामग्री को हटाने के लिए स्टील स्लैग को संसाधित करना और फिर इसे सड़क आधार या उप आधार परतों के लिए भी एक समुच्चय के रूप में उपयोग करना शामिल है। प्रसंस्कृत स्टील स्लैग में उच्च शक्ति, कठोरता, घर्षण प्रतिरोध, स्किड प्रतिरोध और जल निकासी क्षमता होती है, जो इसे सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त बनाती है। यह इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट स्टील स्लैग के बड़े पैमाने पर उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे भारत में उत्पादित लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग प्रभावी ढंग से प्रबंधन होता है। तो ये काफी एक अच्छा प्रौद्योगिकी है। आगे देखिए कि इसका लाभ क्या है स्टील प्रौद्योगिकी का। देखिए यहाँ पे सड़क निर्माण में अपशिष्ट स्टील स्लैग का उपयोग करके प्रौद्योगिकी और औद्योगिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करती है। इससे लैंडफिल पर बोझ कम हो जाता है। स्टील स्लैग निपटान से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव कम हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लैंडफिल मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे जितना भी स्टील बना रहे हैं उससे जो कचरा यहाँ पे निकल रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग उसको जाके डंप करते हैं। अब वो चीज करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग उसका रोड बनाएंगे। तो एक क्या हुआ, पर्यावरण का भी कहीं ना कहीं यहाँ नुकसान होने से बचा। स्टील स्लैग सड़कें लागत प्रभावी साबित हुई हैं, क्योंकि पारंपरिक फर्श विधियों की तुलना में उनका निर्माण लगभग 30% सस्ता भी है। तो ये सस्ता भी है हमारे लिए। देखिए आगे हम लोग देखते हैं लाभ के अंतर्गत। देखिए पारंपरिक सड़क निर्माण काफी हद तक प्राकृतिक गिट्टी पर निर्भर करता है, जिससे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं। स्टील स्लैग सड़क तकनीक प्राकृतिक सामग्रियों की आवश्यकताओं को समाप्त करती है। यह तकनीक मूल्यांकन संसाधनों के संरक्षण, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में सहायता भी करती है। देखिए आगे, और ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पारंपरिक सड़क निर्माण काफ़ी हद तक प्राकृतिक गिट्टी पर निर्भर करता है, जिससे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे, स्टील स्लैग सड़क तकनीकी प्राकृतिक सामग्रियों की आवश्यकता को समाप्त करती है। यह तकनीक मूल्यवान संसाधनों के संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में यहाँ पे सहायता करती है। देखिए आगे, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, ठीक है, ये पॉइंट आपको एक मिला यहाँ से फैक्ट, जो ठोस अपशिष्ट के रूप में लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग उत्पन्न करता है। यह आंकड़ा वर्ष 2030 तक आश्चर्यजनक रूप से 60 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। कुशल निपटान विधियों की कमी के कारण इस्पात संयंत्रों के आसपास स्लैग के विशाल ढेर जमा हो गए हैं, जो जल, वायु, भूमि प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी, हम लोग जो इस प्रौद्योगिकी का जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं ना हम लोग ये रोड बनाने का, तो अब ये सब नहीं होगा। अब देखिए एक और फैक्ट है यहाँ पे
कि गुजरात के सूरत में स्टील स्लैग रोड तकनीक का उपयोग करके बनाई गई पहली सड़क ने अपनी प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त की है। प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला जो स्टील स्लैग रोड तकनीक है, ये क्या है, पॉइंट्स में दे देता है, तो वहां पे आप ध्यान रखिए कि सूरत में बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए अभी वेस्ट टू वेल्थ मिशन है ना, ये क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यह मिशन अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने और बेकार सामग्री के पुनर्चक्रण आदि के लिए प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के साथ ही उनके विकास और उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशन में से एक है। यह मिशन स्वच्छ भारत और स्मार्ट शहर जैसी परियोजनाओं में मदद करेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सिस्टम में, तो लग नहीं पा रहा है कि मैं आगे यहाँ पे पढ़ा पाऊंगा, शायद ये भी अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अभी ये मतलब थोड़ा सा मैं परेशानी में हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा उस टाइप से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं जल्द ही सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और साथ बनाए रखेंगे, ठीक है। मैं जल्द आता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।